discuss the two topics in this video. That the first of all classification of material, क्योंकि हमारा जो यूनिट में टॉपिक चल रहा है वो मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड है, तो हमें जो बात करते आ रहे हैं कि भाई मटेरियल हैंडलिंग का मतलब मूविंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ द मटेरियल्स। तो एक्चुअली उन मटेरियल की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, या जिन मटेरियल्स को आप मूविंग, लोडिंग, अनलोडिंग करने के लिए कह रहे हैं, तो उन मटेरियल की कौन कौन सी कैटेगरी है, उन सामग्रियों में क्या क्या सामग्री इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो पहला जो होता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो कच्चा माल जिसको हम कहते हैं, कई बार रॉ मटेरियल का, कई बार मैक्सिमम टाइम में हमेशा जो रॉ मटेरियल होता है उसका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। रॉ मटेरियल अगर हमने सप्लायर से मंगवाया है तो हमारी कंपनी में आकर उसको अनलोडिंग करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बाद हम फिर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, उस रॉ मटेरियल को स्टोरेज करके रखना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन मटेरियल की कैटेगरी में क्या है, रॉ मटेरियल का। दूसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब रॉ मटेरियल के थ्रू, रॉ मटेरियल की हेल्प से जब आप थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेदर की, तो लेदर जो कच्चा लेदर होता है, जो लेदर के हैंडबैग्स वगैरह बनते हैं, लेदर के जो आर्टिकल्स बनते हैं, तो सबसे पहले जो रॉ लेदर रहता है उसको बहुत सारी प्रोसीजर से गुजारा जाता है, फिर उन प्रोसेस से होकर उसकी एक शीट जो है वो तैयार की जाती है। तो वो जो शीट तैयार की है, सपोज वो कौन से मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सिर्फ मैंने लेदर के आर्टिकल की बात कर रही हूँ इसलिए लेदर का एग्जांपल दिया। अगर आप बात करेंगे कि भाई आपको कोई टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए वुड आपने खरीद लिया, लकड़ी आपने खरीद ली, अब उसका स्ट्रक्चर आपने बना के तैयार कर लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो जो सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार है वो वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल कहा जाएगा। दूसरा मटेरियल होगा स्पेयर पार्ट, जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में यूज होने वाले जो स्पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट मटेरियल हो गया मशीनरी इक्विपमेंट्स, जो भी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे पाने वगैरह और लुब्रिकेंट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ नट बोल्ट्स, ये सारी चीज़ें मशीनरी इक्विपमेंट्स में आते हैं। अगला मटेरियल क्या हो गया, केमिकल्स। आपकी कंपनी है, टाई डाई के लिए आपको केमिकल्स की आवश्यकता लगती है। अगर आपकी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर आपकी फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, तो उसके लिए आपको केमिकल की क्या लग रही है, आवश्यकता लग रही है। तो वो केमिकल क्या हो गया, आपके रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। रॉ केमिकल के बाद फर्नीचर्स जो भी बनाए जाते हैं, या फर्नीचर्स जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं आपके फैसिलिटी, आपकी आवश्यकताओं के लिए, तो वो भी मटेरियल की कैटेगरी में हो गए। फिर जनरल स्टोर्स में आप जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड स्टोर करके चीज़ें रखते हैं, जो टाइम टू टाइम आपको नहीं मालूम है कब जिसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो वो जनरल स्टोर्स की चीज़ें हो गई जो आपके प्रोडक्शन में नीडेड होती हैं। और लास्ट है पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, जो कर्टन्स होते हैं बड़े बड़े, फिर उसको थ्रेड्स जिनके थ्रू पैक किया जाता है, सेलो टेप, ब्राउन टेप, जिस भी तरीके के, उसको पूरा ओवरऑल गुड पैकेजिंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिथीन्स आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम पैकिंग मटेरियल की कैटेगरी में ले रहे हैं कि भाई जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जब आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करना होता है, तो प्रॉपरली आप उसको पैक करके, है ना, कि उसमें डैमेजेस के चांस ना हो, प्रोडक्ट आपका सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। या व्हेनेवर यू आर लोडिंग इनटू अ लॉरी, तो उस लोड करते टाइम किसी भी तरीके का उसमें डैमेज होने की संभावना ना रहे, तो उनके लिए जो आप पैकेजिंग के मटेरियल को यूज़ करते हैं उनको पैकिंग मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया, ये जो पूरी लिस्ट है ये मटेरियल की क्लासिफिकेशन की लिस्ट है। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि जो मटेरियल हैंडलिंग हम करते हैं, सामग्रियों का जो प्रबंधन किया जाता है, देख रेख रख रखाव कहेंगे, जो सामग्री रख रखाव किया जाता है उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या फंक्शन है। तो पहला है टू रिड्यूस द कॉस्ट। सबसे पहला, अगर आप मटेरियल को प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं, सो ऑल्दो इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, बट स्टिल इट्स यूजफुल एक्टिविटी, इट इज अ we can say that the main activity for the मैनेजमेंट के लिए ये एक
स्पेशल और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, भले इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना ना हो। तो कॉस्ट में रिडक्शन करके या जो लागत है उसमें क्या करी जा सकती है, कमी करी जा सकती है। वो कैसे, समझिएगा आप कि जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन से रॉ मटेरियल मंगवाया, आपके सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल दे दिया। अब रॉ मटेरियल जब आपके यहाँ अनलोड हो रहा था, है ना, लॉरी में से जब उसको निकाला जा रहा था, तो मान लो वो स्पॉइल हो गया, वो टूट गया, जो भी रॉ मटेरियल था जिस भी कैटेगरी का था वो टूट गया, ढुल गया, खराब हो गया, एक्सपोजर में आ गया, किसी काम का नहीं रहा। अब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन वाले को जो आपने पैसे दिए थे या सप्लायर से जितने रुपए में आपने माल खरीदा था पूरा स्पॉइल हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, आप उससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि सप्लायर से वापस से पैसे देकर, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज देकर, अपने वर्कर्स, अपने लेबरर से अनलोडिंग का खर्चा देकर फिर से रॉ मटेरियल मिलवाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अभी तक सिर्फ क्या हुआ कि अगर उस मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर की जाती, अगर ये ध्यान रखा जाता कि अनलोडिंग होते टाइम किसी तरीके का डैमेज ना हो जाए, तो ये डबल से होने वाला खर्चा जो था वो बच जाता। तो इस तरीके से, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भले ही प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मटेरियल का रखरखाव, सामग्री का रखरखाव, जो कि आपके प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर बेहतर ढंग से करते हैं तो इनडायरेक्टली यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट। ये मतलब होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बिकॉज जितने लंबे समय तक आप यूज में आने वाले मटेरियल का रखरखाव प्रॉपरली करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे कि भाई आप टाइम टू टाइम जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सामान मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल आप मंगवाते हैं, या फर्नीचर का कोई सामान है या केमिकल्स जो है वो अवेलेबल आपके यहाँ रहते हैं। अब इन जो मटेरियल्स का आपको देख रेख करनी है वो ऐसी करनी है कि लंबे समय तक वो खराब ना हो, या जिस प्लेस पर आपने उनको स्टोर करके रखा है वहाँ किसी भी तरीके की खराब होने की संभावना ना रहे। तो उन जो पॉसिबिलिटीज़ होती है खराब होने की, डैमेज होने की, उनको रिड्यूस कर देंगे तो आप लंबे समय तक उन मटेरियल को यूज़ कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अननेसेसरी बार बार होने वाले खर्चे कि सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, आपके लेबरर को अनलोडिंग करने का वेजेस, मजदूरी देना पड़ेगा, उनको आप रिड्यूस कर देंगे। लंबे समय तक खुद की वेयर हाउस में, खुद के कोई स्टोर रूम में आप उसको सेव करके रख लेंगे। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग हियर द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, मटेरियल हैंडलिंग की मदद से आप जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि मटेरियल आप जब प्रॉपर उसका रखरखाव करते हैं तो मटेरियल के रखरखाव से जो अननेसेसरी होने वाले खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो जो वर्किंग कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, सुधर जाती है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज इक्विपमेंट्स एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, इक्विपमेंट और स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग की हेल्प से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। कि भाई आपने चाहे स्टोर करके रखा है तो इस स्टोर रूम की जो भी क्षमता है, या इस रूम में आप जितना भी मटेरियल स्टोर करके रख सकते हैं, फिनिश गुड आप स्टोर करके रख सकते हैं, या इक्विपमेंट्स जिनकी आपको आवश्यकता है उनको आप संभाल के रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको ऐसा अब सोचने के लिए नहीं समय, या ऐसा करने के लिए नहीं आपको मनी वेस्ट करना पड़ेगा कि बिना स्टोरेज फैसिलिटी के हम हमारे प्रोडक्ट का हमारे मटेरियल का रखरखाव कैसे करें। तो विद द गुड मटेरियल हैंडलिंग, या ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका कि आपको स्टोरेज की कैपेसिटी को सुधारने के लिए, उद्देश्य क्या है कि स्टोरेज की कैपेसिटी, इक्विपमेंट को इम्प्रूव, इंक्रीज करने के लिए आप मटेरियल हैंडलिंग करना चाहेंगे, या हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और लास्ट होता है टू प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी। लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी सेफ्टी नीडेड होती है ना, वो मटेरियल को लेकर हो, वो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सभी के पर्पस से सेफ्टी प्रोवाइड करना भी इसका मेन उद्देश्य होता है। सेफ्टी जो आप प्रोवाइड करेंगे आपके मटेरियल के रिगार्डिंग, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, तो इन फ्यूचर यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम देम, आपको भविष्य में उनसे रिजल्ट्स जो है वो बेहतर मिलेंगे। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स विच आर यूज्ड विच whenever the material handling is to be done in any organization। तो क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव हमने साथ में इसलिए डिस्कस करें ताकि
क्लासिफिकेशन की लिस्ट देखकर हमको ये समझ में आ सके कि भाई इन मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन जो हैंडलिंग की जाती है, इन मटेरियल का जो रख रखाव किया जाता है वो बेहतर ढंग से होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक एक प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है कि अननेसेसरी कॉस्ट को आपको बियर करना पड़ता है, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, और दूसरा प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जब मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर होगी तो इजीली यू कैन फुलफिल और अचीव दिस ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फॉर योर मैनेजरियल एक्टिविटीज। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मटेरियल।